Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट पेपर 2 क्लास 6 टू 8 की SST NCRT हम पूरी कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट बस 6 चैप्टर बचे हैं 7th क्लास की। और इसके साथ साथ ही पैरेलली हमारी ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा कि चैप्टर्स भी बहुत लंबे थे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी फ्रेम होते। ठीक है, ज्योग्राफी आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और फैक्ट्स वाले हैं, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी पॉलिटी भी हो जाएगी। एंड 10 से 12 13 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस हो जाए। आप ये सीरीज़ फॉलो करते हैं एंड पेडागोजी की थोड़ी बहुत भी समझ है, आप बना लेते हैं एज अ टीचर, तो 50+ मार्क्स आप एश्योर कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, मेरी कोशिश यही है। एंड लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो हमने डिस्कस ये किया था कि अगर हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, पृथ्वी की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम कैसे कलेक्ट करेंगे? ग्लोब के थ्रू। ग्लोब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। ग्लोब के थ्रू हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकते थे। बट अगर हम पृथ्वी के केवल एक भाग या फिर हम मान लिए अपने देश, अपने राज्य, अपने ज़िले, अपने शहर या अपने गांव के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर हम ग्लोब हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, या यूज़फुल या बेनिफिशियल नहीं है। हम ग्लोब में अपने शहर, अपने गांव, अपने राज्य के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन के लिए क्या हुआ कि हमने मानचित्र का उपयोग किया। मानचित्र ये है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, ये हमारा शहर या फिर ग्लोब हमारा शहर है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या किया, एक मानचित्र का उपयोग किया। अब मानचित्र में ये होगा, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना है। ये एक पैमाना है, इसके माध्यम से चपटी सतह पर, ये एक चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। देख रहे हैं आप, ये चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना, अब भाई ये गोलाकार है, इसको चपटा करना असंभव है। और अगर आप मानचित्र में ड्रॉ करके फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने शहर, अपने गांव के बारे में, तो आराम से कर पाएंगे, क्योंकि ये चपटी सतह पे आपने खींच लिया इसे ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, बहुत सारे मानचित्र को अगर एक साथ रख दिया जाता है तो वो एटलस बन जाते हैं। एटलस जो होते हैं, विभिन्न प्रकार और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों में ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें मानचित्र में, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोब। ठीक है, मानचित्र हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैप्स जो होते हैं हमारे, वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, जो यहाँ पे दी हुई है। और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके जो टाइप्स ऑफ मानचित्र हैं या टाइप्स ऑफ मैप हैं, विभिन्न प्रकार के मानचित्र हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है ना। बात करें हम भौतिक मानचित्र की, तो भौतिक मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। तो भौतिक मानचित्र हमारे क्या होते हैं, जिनमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इनको शो करते हैं ना। बात करें अगर हम नेक्स्ट की, राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, जिनमें हम राज्यों, एज अ वर्ड डिफाइन राजनीतिक, राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देश और राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शा रहे हैं, तो वो मानचित्र हमारे क्या होंगे, राजनीतिक मानचित्र होंगे। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के विवरण के लिए जिन मानचित्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं। देखिए, भौतिक बोला गया है तो भौतिक मानचित्र में फिजिकल में क्या हो गया आपका,
पर्वत आ गया, फिजिकली आपने दिखा दिया, पर्वत दिखा दिए, पठार दिखा दिए, है ना? ऐसे मैदान दिखा दिया, नदियाँ दिखा दी, इस टाइप से भौतिक में दिखा दिए। राजनीतिक में आपको दिख रहा है राज, तो मतलब राज्य, नगर, गाँव, शहर ये सब दिखा दिए। थीमेटिक में आपने क्या करा कि सड़क मानचित्र दिखा दिया, वर्षा वाला मानचित्र दिखा दिया, इस तरह से चीज़ें दिखाई, तो वो आपका थीमेटिक में आ गया। अब बात करते हैं मानचित्र के घटक कितने होते हैं, ये भी सीटेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 3 घटक होते हैं, दिशा होनी चाहिए हमें, ठीक है? और दूरी पता होनी चाहिए और प्रतीक पता होना चाहिए कि हम जैसे सड़क को क्या शो करते हैं, वर्षा को क्या शो करते हैं, नदी को क्या शो करते हैं, ये चीज़। दिशा, दूरी और प्रतीक तीनों होगा, तो ये हमारे मानचित्र के घटक होते हैं ना। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दूरी के बारे में दे रखी है। तो देखिए, मानचित्र जो है हमारे छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन वे सावधानी से छोटा इन्हें इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जैसे कि इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है, एक पैमाना चुना जाता है, मतलब इमेजिन किया जाता है, और वो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है, जो पैमाना चुनते हैं वो वास्तविक दूरी, रियल डिस्टेंस का, और मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी होती है, मैप पर जो दूरी डिस्टेंस शो की जाती है, उसके बीच का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो होता है। अगर हम इसे उदाहरण के तौर पर समझें तो ये है कि ये देखिए, किसी भी मानचित्र के लिए यहाँ पे लिखा है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय से आपके घर के बीच की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पे आप 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया है, तो इसका अभिप्राय यह है कि 1 सेंटीमीटर स्थल क्या है, 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। तो इन्होंने ये बोला है कि जैसे देखिए, अब ये मैप है, ठीक है? इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबी है, लाइक 500 किलोमीटर आपको दिखाना है, तो आप 500 किलोमीटर तो इस मैप में आप दिखा नहीं पाओगे। इसको आपने क्या करा, इसको मान लिया 5 सेंटीमीटर, आप 500 किलोमीटर को आप 5 सेंटीमीटर दिखाओगे, ठीक है? जब आप 500 किलोमीटर को इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिखाओगे, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर आपका 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से बड़ी चीज़ों को आप छोटा करके मानचित्र पे दिखाते हो, तो आप एक अच्छे से दिखा पाओगे, और इतनी बड़ी चीज़ों को मैप पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। वही चीज़ इन्होंने किया है, 10 किलोमीटर को इन्होंने 2 सेंटीमीटर के रूप में दिखाया है, तो जब 10 किलोमीटर आपका 2 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? ऑब्वियस है 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो यही इन्होंने इसमें लिखा है। किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर आपको पैमाने की जानकारी, तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की आप दूरी आराम से कैलकुलेट कर पाओगे ना। इन्होंने दिया है मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर दर्शाया गया। इन्होंने बोला कि 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, ओके। तो ये जो 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाले जो आपके मानचित्र हैं, मैप हैं, उन्हें हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि एक छोटे पैमाने वाले हमने डिस्कस कर लिए ना। बड़े पैमाने वाली अगर हम बात करें, तो जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपका गांव या शहर को कागज पर दिखाना है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे कि 500 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र बड़े मानचित्र कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब क्षेत्रफल वाले भाग उपमहाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना है, तब हम छोटे पैमाने दिखाते हैं, जैसे कि महाद्वीपों को या देशों को दिखाना है, तो हम छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं, है ना? उसके लिए हमने इस तरह का एक रेशियो ले रखा है। और अगर हम छोटे क्षेत्रफल वाले, ये आप ध्यान रखिएगा, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दिखा रहे हैं, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को अपने गांव या शहर को दिखा रहे हैं कागज पे, तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का यूज़ करेंगे, बड़े पैमाने वाले। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि छोटे एरिया वाले चीज़ों को हम किस पे दिखा रहे हैं, बड़े पैमाने पे, और जो बड़े क्षेत्रफल वाले हैं उन्हें हम छोटे पैमाने पे दिखा रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। भाई बड़े पैमाने वाले हैं तो ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जानकारी देंगे ना। अब देखिए, ये कुछ सांकेतिक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जैसे इसमें बताया गया है कि यहाँ पे फलोद्यान है, यहाँ करीम का घर है, यहाँ शीला का घर है, यहाँ विकास का घर, इस तरह से इन्होंने दे रखा है। बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिशा के बारे में दिया है, दिशा को हम समझ लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, ठीक है। 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं होती। अब इन्हीं को 4 और मतलब इसको मतलब 4 दिशाएं जैसे 4 टाइप्स हैं, इन्हीं को भी बाइफरकेट कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाती है, उत्तर उत्तर पूर्व हो जाती है। या ये वाली जो दिशा अगर आपसे पूछेगा, ये इन दोनों के बीच की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। इन दोनों की बीच की दिशा क्या हो जाएगी, आपसे पूछेगा दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इन दोनों के बीच बीच की दिशा पूछ ले, इन दोनों के बीच की दिशा ये और ये वाली बोल बता सकते हैं आप, या ये और ये वाली बता सकती है, आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ऊपर उत्तर लिखा है तो यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दिखाता है, तीर का निशान उत्तर दिशा को दिखाता है, ठीक है। ये तो कोई बात नहीं है, सबको पता है। 4 मुख्य दिशाएं उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो है वो हमारे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्व ऐसे दिखाते हैं, ये सबको पता है। आप उत्तर पूर्व कैसे, ये तो ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं ना। दिग सूचक क्या होता है, तो देखिए दिग सूचक ये जो ये तीर का निशान बना है ना, यही दिग सूचक होता है। अगर आपके पास मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ आपको दिशा का मान लीजिए अनुमान नहीं हो रहा, तो अगर ये दिग सूचक है आपके पास या आपको कहीं से दिख जाता है, तो अगर इसको आप रख देंगे ना, तो ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन अपने आप ले लेता है, ठीक है। जब ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन ले लेगा, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की डायरेक्शन ले लेगा, तो आप इजीली ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन निकाल लोगे। तो ये बात इसमें दिक्सूचक की होती है, ठीक है। जो यहाँ पे तो दिया नहीं है, नेक्स्ट पेज में दिया होगा कहीं दिक्सूचक के बारे में। ये देखिए, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है। ये चुंबकीय दिशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। जब उत्तर दक्षिण पता चल जाएगा, कहीं भी किसी भी हम एरिया में पहुंच जाएं, तो हम ईस्ट वेस्ट आराम से, पूर्व पश्चिम आराम से निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में दी है प्रतीक क्या है। तो देखिए, थोड़ी सी इमेज ब्लर हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखिए, प्रतीक क्या है, प्रतीक मतलब आप सभी को पता है, प्रतीक मतलब किसी चीज़ को हम किसी के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, डॉलर दिखाया, इज इक्वल टू दिखाया, प्लस दिखाया, माइनस दिखाया, ये सब क्या है, यही तो प्रतीक है। इसी तरह मैप में भी कुछ दिखाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आप इनको ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, तो यही प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए, जैसे रेलवे लाइन है, अब इसमें बड़ी लाइन को हम ऐसे दिखाते हैं, मीटर लाइन को ऐसे दिखाते हैं, और रेलवे स्टेशन को ऐसे दिखाते हैं, पक्की सड़कों को ऐसे, कच्ची सड़कों को ऐसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वालों को ऐसे, और राज्य की सीमा वालों को ऐसे, और जिला को ऐसे दिखाते हैं। इसी तरह नदी को ऐसे, कुआं को ऐसे दिखाते हैं, तालाब को ऐसे, नहर को ऐसे, और पुल को ऐसे दिखाया जाता है। और मंदिर को ऐसे दिखाते हैं, गिरजाघर को ऐसे, मस्जिद को ऐसे, छतरी को ऐसे, पोस्ट ऑफिस को ये, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम को ये, पुलिस स्टेशन को ऐसे, बस्ती को ऐसे दिखाते हैं, कब्रिस्तान को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। पेड़ को ऐसे दिखाते हैं, घास को ऐसे दिखाते हैं, ये होता है प्रतीक है। अगर हम ये इसलिए ज़रूरत पड़ी, मैप में हमें कोई चीज़ बतानी है कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, बड़ी लाइन यहाँ पे, यहाँ पक्की सड़कें, यहाँ कच्ची सड़कें, अगर हम वो बनाने लगे बड़ी लाइन छोटी लाइन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से नहीं बन पाएगा ना एक मैप पे। इस वजह से हमारे पास प्रतीक होगा, तो हम इजीली, हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारी हो गई बड़ी लाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे करके मंदिर दिखा दिया, तो ये मंदिर हो गया, ठीक है। इसलिए इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये बना दिया है, इसमें बच्चों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बच्चे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। तो इसमें पूछा गया है, नदी किस दिशा में बह रही है। तो देखिए, नदी किस दिशा में बह रही है, तो आपको देख के दिख रहा होगा कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही है, नीचे को जा रही है दक्षिण, और इधर को है ये पश्चिम, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
डुमरी गाँव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजर रही है? अब आप देखिए डुमरी गाँव ये है, ठीक है? तो डुमरी गाँव से किस प्रकार की सड़क गुजर रही है? आप देख सकते हो कि यहाँ से पक्की सड़क गुजर रही है। कौन-सी सड़क गुजर रही है? पक्की सड़क गुजर रही है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? सुंदरपुर किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास? बड़ी लाइन के पास स्थित है, ठीक है? ये बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? नाउ अब देखिए रेखा चित्र क्या होता है? तो देखिए रेखा चित्र ये होता है कि हम इसे मैप तो नहीं बोल सकते हैं, बट रेखा चित्र ये है कि मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिया है, आप आपका मित्र आपके घर के रास्ता बताने के लिए, मान लीजिए आपको किसी को रास्ता बताना है किसी का, कि मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ पे एक कोई दुकान है, ठीक है? उसको आपको या अपने मित्र को रास्ता बताना है, तो आप उसको बोलोगे आप इधर सीधे चले जाना, सीधे इधर को जाओगे तो आपको एक तालाब दिखेगा, तालाब से आप फिर इधर सीधे चले जाओगे तो आपको एक मंदिर दिखेगा, मंदिर से आप इधर टर्न होगे, मंदिर से आप इधर टर्न होगे, तो फिर यहाँ पे एक स्कूल दिखेगा, स्कूल से सीधे जाओगे तो फिर आपको दुकान मिल जाएगी, ठीक है? जो आपसे वो रास्ता पूछ रहा था। इस तरह से कुछ आप रेखा चित्र बना के आप उसको दे सकते हो अपने मित्र को, फ्रेंड को। आपका मित्र आपके घर के रास्ता बताने के लिए कच्चा आरेखन मतलब रेखा चित्र, ठीक है? इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने सहायता से, मतलब ऐसे ही आप रेखा, जैसे मान लिए हम ही लोग नहीं अपनी मम्मी या पापा से, जैसे मुझे, मैं आज भी पूछती हूँ अपनी मम्मी से कि मम्मी आप बताइए कि इधर मेरे को तेलीबाग जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो आप बताइए, तो मम्मी बोलेंगी इधर चली जाओ, चौक चली जाओ, इधर चले जाओ, ऐसे चले जाओ, तो वो एक कच्चा आरेखन ही तो बताती हैं मुझे। तो कोई मैप से एग्जैक्ट तो नहीं बताती, इधर जाओगे ये पड़ेगा, इधर जाओगे ये पड़ेगा, ये लाइन पड़ेगा, तो इस तरह से आप बता सकते हो ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एक हमें लगता है खाका कट गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक खाका भी है, तो ऐसे ही बता देती हूँ। खाका जरा छोटा सा ही है, तो देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को हम खाका बोलते हैं। यहाँ पे कट गया है इमेज में, तो छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को हम खाका बोलते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मानचित्र के 3 घटक कौन से, अभी हमने देखा था, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बंधु क्या होता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है? मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान पर वास्तविक तथा मानचित्र में लिए गए अनुपात से हम समझते हैं। पैमाना क्या समझते हैं? अनुपात से, कि वास्तविक क्या था और मैप में हमने क्या रेशियो लिया है, ठीक है? जैसे 500 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमने ऐसे करके लिया था। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? तो देखिए ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र इसलिए सहायक होते हैं, जैसे ग्लोब पे हम पृथ्वी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जैसे शहर की, गांव की हमें जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हमें मानचित्र चाहिए, जो चपटी, उस पर हम आराम से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, ठीक है? छोटे एरिया के लिए। नाउ मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? तो देखिए मानचित्र और खाका में क्या अंतर है? तो मानचित्र में हमारे 3 घटक होते हैं। अभी हमने देखा मानचित्र में 3 घटक कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक होते हैं। और अगर हम बात करें खाका की, खाका आपका जो मैंने बताया था ना, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को हम खाका बोलते हैं। खाका में किसी भी पैमाने की जरूरत, पैमाना तो होता है, बट इसमें दिशा और प्रतीक नहीं होता है, ठीक है? और जो मानचित्र में दूरी, दिशा और प्रतीक तीनों होता है, खाका में पैमाना तो होता है बट दिशा और प्रतीक नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? तो देखिए विस्तृत जानकारी कौन देगा? जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होंगे। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों का अध्ययन में सहायक है? तो प्रतीक इस प्रकार सहायक है, अगर हमारे पास प्रतीक नहीं होगा तो मानचित्र में हम समझ नहीं पाएंगे ना कि नदी कहाँ है, मंदिर कहाँ है, पुल कहाँ है। इस वजह से प्रतीक हमारे लिए सहायक हैं। प्रतीक के माध्यम से हम आराम से मानचित्रों पे समझ सकते हैं चीज़ों को। वृक्षों के विवरण को दिखाने वाले मानचित्र क्या होते हैं? थीमेटिक मानचित्र होते हैं। अभी हमने पढ़ा। नीला रंग जलाशयों के लिए होता है, सभी को पता है। दिक् सूचक क्या होता है? कि वो अपनी दिशा पता लगाने के लिए, जैसे कहीं नई जगह गए, आपको दिशा नहीं पता चले, तो दिक् सूचक को रख दोगे तो वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन ले लेगा, तो आप ईस्ट और वेस्ट के आराम से निकाल लोगे। पैमाना आवश्यक है मानचित्रों के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसी तरह हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे, और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। ये वीडियो भी मैं रात के 2 बजे शूट कर रही हूँ, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मैं आपके लिए इतना मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग भी लाइक शेयर करिए वीडियोज़ को, ठीक है? जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, बेनिफिट लगे मिले और मैं आपके लिए बेहतर काम कर पाऊँ और इवन मैं अपने से ज़्यादा बेहतर कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सारा लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी जो मैं कवर करवा रही हूँ। सो इट वाज़ इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।